तब लोग तो घर पे बैठे थे, लॉस में बैठे थे और पीवीआर की हो रही थी बल्ले बल्ले। आपने ऐसा क्यों बोला कि बैंक जो है वो करेक्ट चूज नहीं करता है? आप जैसे कह रहे हो 5-7 करोड़ रुपए, तो इसके लिए अगर उन्होंने 30-40 हजार रुपए का इंश्योरेंस लिया होता सालाना का, तो शायद नुकसान की भरपाई उनकी उसी से ही हो जाए। आपने 100 का नोट देखा होगा, 100 के नोट पे प्रॉपर्टी लगी हुई है, वो है रानी की वाव। रानी की वाव इतना फैंटास्टिक आर्किटेक्चर है। सपोज कीजिए मॉल में गया और मुझे किसी भी रीजन की वजह से कुछ चोट लग गई, उस केस में क्या मुझे क्लेम मिलेगा? मेट्रो को एज गिरने की वजह से लॉस ऑफ लाइफ हुआ, वहाँ पे 2-3 लोगों की डेथ हो गई, पॉट होल की वजह से कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी कुछ बाहर जो लोग इंडिया से चले गए थे, वो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उनको वहां जैसा माहौल यहाँ पे सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पे मिल रहा है। आपने अभी फायर इंश्योरेंस के बारे में बताया, थोड़ा सा आप एनलाइटन करना चाहेंगे रॉबरी इंश्योरेंस के बारे में? क्योंकि इंडिया में लोग प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर लेते हैं तो लगभग कितने % लोग लेते होंगे आपके हिसाब से? इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूंगा तो कोशिश करूंगा इंडिया में करूं। दुबई भी अच्छा है, बट दुबई में क्या है, आपने हमारा आज इंश्योरेंस की दुनिया में तो बहुत ज्ञानवर्धन कर दिया, और हमारे को ऐसी कई जानकारी मिली जिसके बारे में हम अनअवेयर थे। कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र बताना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो कि अपना घर का सपना पूरा करना चाहते हैं? घर का, गाड़ी का, कैसा भी कोई सपना हो, पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, आज के जो हमारे मेहमान हैं मिस्टर गगन सेठ इनका नाम है। पर्सनल फाइनेंस स्पेस में ये एक्सपर्ट हैं और इनके पास लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। इस फील्ड में ये लगभग 18 साल से एक्टिव हैं और इन्होंने बहुत से लोगों की इसमें सेवा की है और करते रहेंगे। तो कैसे हैं मिस्टर गगन आप? बहुत बढ़िया अमित, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत से लोग हमारी ऑडियंस में सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस फील्ड का रियल एस्टेट से क्या रिलेशन? रियल एस्टेट सबसे पहले बताओ होता क्या है। रियल एस्टेट में क्या क्या आता है? घर, मकान, दुकान, मॉल, फैक्ट्री, यही सब रियल एस्टेट में आता है। तो इन सब को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस काम में आती है। घर के लिए होम इंश्योरेंस, फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है और लेनी भी चाहिए। क्योंकि इंडिया में लोग प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर लेते हैं तो लगभग कितने % लोग लेते होंगे आपके हिसाब से? परसेंटेज अगर हम की मैं बात करूं तो अपने आप से लेने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम है, पर हाँ बैंक लोन के प्रेशर में लेने वाले लोग बहुत हैं। आप जितनी भी फैक्ट्री या दुकान, जिन भी लोगों ने बैंक से ओडी सीसी जो भी लिमिट्स वगैरह ले रखी हैं या लोन ले रखे हैं या होम लोन ले रखे हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, उनके लिए ये इंश्योरेंसेज मैंडेटरी हैं। क्योंकि लोग अपना रिस्क कवर करें ना करें, बैंक अपने लोन का रिस्क जरूर कवर करके चलता है। कि तो मार्केट में कितने तरह के इंश्योरेंस रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड? अगर मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करूं तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन जिसको हम कह सकते हैं वो आता है फायर इंश्योरेंस, और दूसरा आता है आपका बर्गलरी इंश्योरेंस। ये एक मैंडेटरी टाइप का ही इंश्योरेंस है जो लोन्स के साथ लगता ही लगता है। बाकी जो कुछ इंश्योरेंसेज अलग हैं वो आ जाते हैं, एक पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी है, और तीसरा अगर हम बात करें तो वो फर्दर हम जाएं तो वो आपका टर्म इंश्योरेंस वगैरह आ सकता है। किन किन तरह की प्रॉपर्टीज पे इंश्योरेंस लिया जा सकता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का आप ये समझे, जो जो नुकसान है, इंश्योरेंस का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि वो किसी भी तरीके के नुकसान की भरपाई करता है, जो मॉनेटरी नुकसान हो। तो मॉनेटरी नुकसान आपका कहाँ हो सकता है? जहाँ पे आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर रखी हो, कोई आपने अप्लायंसेस लगा रखे हो, कोई मशीनरी लगा रखी हो, कोई माल रखा हो, सामान रखा हो, जिसको कि नुकसान होगा तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। अब इसके अंदर जैसे अगर हम एग्जांपल दें, लैंड लैंड को किस तरीके का नुकसान होगा? लैंड का पीस जो है, एरिया, वो तो आप ही के नाम का रहेगा। अब उस पर बारिश आ जाए या फ्लड आ जाए या कुछ आ जाए, तो वो लैंड वहां से कहीं खत्म नहीं हो जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो लैंड के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होता, बट बाकी सब चीज़ों के लिए, बिल्डिंग के लिए, सामान के लिए, उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। कि तो जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि फायर इंश्योरेंस होता है, बर्गलर इंश्योरेंस होता है जिसे हम रॉबरी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस का जिक्र किया, तो ये मेजरली कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं? देखो, इंश्योरेंस हर एक चीज का, जहां पे भी आपको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है और उसकी भरपाई की जा सकती है, तो उस वहां पे इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है। अब वो मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी, अब मेट्रो आज से पहले बनी नहीं थी, पर मेट्रो बनी, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के इंश्योरेंस के लिए भी एक स्पेशल मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो लेनी जरूरी है। बट जो ज्यादातर रिटेल पॉलिसीज जिनको हम बोलते हैं, वहां रिटेल स्पेस में आप फायर की बात करें, तो फायर का नाम से सिर्फ फायर है, पर वो सिर्फ फायर से प्रोटेक्शन नहीं देता। वो आपको जो ये साइक्लोन कह लो, या आप स्टॉर्म कह लो, या फ्लड कह लो, किसी भी तरीके की आपदा से आपको
सुरक्षित रखता है। नेचुरल कैलेमिटी किसी ना- प्रकार की भी हो। नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, उसके बाद आपका टेररिज्म भी इसमें कवर्ड होता है, अर्थक्वेक कवर्ड होता है, इनकेस रॉयट्स हो जाते हैं और उसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उसके भी कवरेज आप इसमें ले सकते हो। इवन अगर कोई वॉर भी हो जाए उस केस में भी। यहाँ पे थोड़ा सा एक चैलेंज है कि न्यूक्लियर वॉर, वॉर और इन्वेजन, ये 3 जो अलग सेगमेंट्स हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो सारी इंश्योरेंसेस वहां पे काम करना बंद कर देती हैं। तो वो तो एक ऐसा टाइम होता है कि उसके अंदर पूरा देश ही रुक जी जाता है। जी जी बाकी जी, सारे सिनेरियोज में आपका ये सारा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी फायर इंश्योरेंस के बारे में बताया, आप थोड़ा सा आप एनलाइटन करना चाहेंगे रॉबरी इंश्योरेंस के बारे में भी? रॉबरी इंश्योरेंस बर्गलरी इंश्योरेंस के नाम से चलती है। अब इसको हम डकैती बोल सकते हैं, या ताला तोड़ के, आपका दरवाजा तोड़ के कोई सामान लेके जाता है। अब उसमें आप घर के अंदर क्या क्या सामान होता है, आप ज्वेलरी रख सकते हैं, आपके पास कैश हो सकता है, आपके पास फर्नीचर फिक्सचर्स हो सकते हैं, आपके पास अप्लायंसेस हो सकते हैं। घर में रखे कैश की इंश्योरेंस नहीं की जा सकती, क्योंकि घर पे कैश जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता। ज्वेलरी की आप कवरेज दे सकते हो, फर्नीचर फिक्सचर की दे सकते हो, और आप अप्लायंसेस की दे सकते हो। तो ये सब चीजें, अगर कोई चोर आएगा तो यही चीजें लेके जाएगा, इसके अलावा तो और क्या लेके जाएगा, ईंट तो उखाड़ के लेके जाएगा नहीं। तो इन सब चीजों के लिए इंश्योरेंस आपके पास अवेलेबल है। बट ये हम प्रूव कैसे करेंगे कि लाइक क्या क्या सामान की चोरी हुई है? अब घर में कैश कितना था, दुकान में गले में कैश कितना था, घर में सोना कितना था, ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कितने सामान की चोरी हुई है? अब इसको हम एक एक करके लेते हैं। घर के अंदर कैश की जो है वो पॉलिसी नहीं होती, पॉलिसी में घर का कैश कवर नहीं होता। अच्छा। दुकान का कैश, हाँ, दुकान या फैक्ट्री जहाँ पे आप कारोबार करते हैं, वहां के कैश की बड़ी अच्छी कवरेज होती है। उसके अंदर लिमिट्स होती हैं, 50,000 1 लाख रुपए की लिमिट होती है कि आप वहां पे कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो आपके जो लॉकर में है उसकी भी है, अगर कोई सेफ आपने बनाया हुआ है उसकी भी है, जिसका मतलब हम गल्ला कहते हैं हिंदी में। तो गल्ले में जो पैसा रखा है उसकी अलग इंश्योरेंस होती है, जो लॉक एंड की में लॉकर में रखा हुआ है उसकी अलग इंश्योरेंस होती है कैश की। और जो आपका ट्रांजिट है, मतलब मान लो आपका कोई व्यक्ति या रिप्रेजेंटेटिव या आप खुद बैंक में कैश लेने डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, या लेके आ रहे हैं, या किसी पार्टी से आप पेमेंट लेके आ रहे हैं, तो उसकी भी ट्रांजिट इंश्योरेंसेस का प्रोविजन है। बट वो है कि आपको क्या क्या चाहिए कवरेज, वो आपको ही सिलेक्ट करना पड़ता है। सो इट्स लाइक एक तरह की इंश्योरेंस है, उसमें कई तरह की क्लासिफिकेशन है और वो आपको चेक मार्क करने पड़ते हैं और उसके हर एक की प्राइसिंग है। करेक्ट, हर एक चीज का अपनी कॉस्टिंग है। अब ये हो गई कैश की बात। दूसरा आपने मेरे से कहा ज्वेलरी। ज्वेलरी को प्रूव करने का तरीके तो यही है कि आपके पास जो ज्वेलरी अवेलेबल है उनके कुछ बिल्स विल्स आपके पास अवेलेबल हो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होती है। आप जो भी चीज लेते हैं उसको, आजकल तो जीएसटी में आपको सारे बिल्स मिलते हैं, वो रिकॉर्ड्स थोड़े से आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे फैक्ट्री के अंदर आपके पास कोई सामान होता है, कोई मशीनरी है या कुछ है, उसकी डैमेज आपके बुक्स में शो करती है कि अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी या सामान परचेज करा, स्टॉक इन हैंड है, तो वो आपकी बुक्स में शो करता है, परचेज बिल्स में शो करता है। वहीं से ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होता है। तीसरा आप कह रहे थे कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ये प्रूव करना जो है ना, वो इन्वेस्टिगेटर का भी काम होता है, और उसके सपोर्ट में जो क्लेमेंट है, जो जिसने पॉलिसी ले रखी है, उसका भी काम होता है। तो 3 एजेंसीज इसमें काम करती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद आ जाती है आपकी पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद सर्वेयर आ जाता है जो कि उस रिपोर्ट को वेरीफाई करता है और उसके अंदर कितनी डैमेज हुई उसको एक अमाउंट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तीन एजेंसीज की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और आपको पता है हिंदुस्तान में तो छोड़ देते हैं, हम कहेंगे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ को प्रोसीड करने में टाइम लग जाता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में वाकई में कितना टाइम लग जाता है और क्लेम मिलने में कितना टाइम लग जाता है, और वाकई में क्लेम मिलता है भी है या नहीं? इंश्योरेंस कंपनीज अगर इंडिया में बैठी हैं तो क्लेम देने के लिए ही बैठी हैं, और ऐसा नहीं है कि क्लेम नहीं मिलता, क्लेम मिलता है। बट हाँ, आपका कहना भी ठीक है, हर जगह पे आपको टाइम की ज़रूरत लगती है, पुलिस ने अपना टाइम लेना है। बट क्या होता है कि हर जगह पे आपको भी एक सपोर्टिव रोल में आना पड़ता है, आपको भी एविडेंसेस कुछ देनी पड़ती हैं कि हाँ जी मेरे पास ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं, या पुलिस वालों को बताना पड़ता है कि ये आपके पड़ोसी के पास सीसीटीवी है, वो वहाँ से उसकी फुटेज ले सकते हैं, या और कोई डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके क्लेम को प्रूव करने में हेल्प करे। तो अगर वो आप दे देते हैं तो आपका केस जल्दी फाइल हो जाता है। तो और जैसा आपने बोला कि इसमें बिल्स भी काम आते हैं। जी, बिल्स काम आते हैं। अच्छा, सपोज कीजिए किसी ने ज्वेलरी ली 20 लाख रुपए की, वो सारा उसने वाइट में पे करके ले ली, जी और उसके बाद उसमें से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी उसने किसी को गिफ्ट कर दी या दान कर दी, जी।
एज इन किसी को गिफ्ट के तौर पे दे दी। ठीक है। अब फर्दर उससे घर में कोई चोरी हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, उसका फिर मन में लालच आ जाए और वो सोचे कि कुछ ऐसा कुछ सीन बना के क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया जाए जी और वो उसमें शो करे कि मेरे घर में 20 लाख रुपए की ज्वेलरी की रॉबरी हो गई, जी। तो उस केस के अंदर क्या होगा? इसके अंदर दो चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो इंश्योरेंस का बेसिक फंडामेंटल है ना, वो कहता है अटमोस्ट गुड फेथ, कि भाई हमने कस्टमर पे जो भी काम करा वो फेथ पे, कस्टमर ने जो बात हमें बताई वो हमने फेथफुल होके उसकी बात मानी। और इसके अंदर आपने कहा जी उन्होंने दे दिया और किसी को पता नहीं चला या उन्होंने इस तरीके से करा। कहीं पे भी एजेंसीज को, जैसे मैंने बताया कि पुलिस भी इन्वॉल्व है, सर्वेयर भी इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अगर कहीं पे भी ऐसा लगा कि इन्होंने फ्रॉड किया है तो वो क्लेम वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर नहीं पता चला और आप मतलब ऐसा हुआ कि भाई हाँ जी चोरी भी हो गई और आपने गिफ्ट भी दे दिया, इतने कोइंसिडेंसेस साथ में हो गए, तो कंपनी जो है वो क्लेम देती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, तो अगर वो गलत तरीके से कोई फ्रॉड प्लान कर रहा होगा तो उसमें सजा भी हो सकती है, राइट? प्रोविजन है। अगर मान लो इस स्केल का फ्रॉड है तो वहां पे कंपनी उनके ऊपर वापस से केस भी कर सकती है, पुलिस भी उसके अंदर इन्वॉल्व होकर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का उनके ऊपर चार्ज लगा सकती है। तो ऑब्वियसली जब इतने सारी चीजें होंगी तो वो बंदा भी कोशिश नहीं करेगा एग्जैक्टली कोई ऐसा। तो मतलब जैसे आप कहें मिसलीडिंग द गवर्नमेंट या हाँ। मिसलीडिंग पुलिस को एक चार्ज वो भी लग सकता है। तो आप इसको यूं समझे, हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है 10 गुनहगार जो हैं वो छूट जाएं पर एक बेगुनाह को जो है वो फांसी नहीं लगनी चाहिए या बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जो इंश्योरेंस है ना वो ऐसे ही प्ले करती है कि आपका एक भी जेन्युइन क्लेम जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। आपके चाहे 10 विदाउट अनजेन्युइन क्लेम जो है उनमें कंपनी को कोई चोट लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरी सिंगल क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड। एवरी सिंगल क्लाइंट हु इज बाइंग इंश्योरेंस इज प्रोटेक्टेड फॉर द सम इंश्योर्ड। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत आ जाती हैं, बट हाँ जो भी वो प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं वो उसके लिए प्रोटेक्टेड है। अब हमने बात कर ली है मकान की और दुकान की। अब अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, तो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे फैक्ट्री के अंदर माल बन रहा है तो माल है, एम्प्लॉयज हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, वो सब चीजें बड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और इसके अंदर चोरी की भी संभावना है या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए तो सभी चीजें डैमेज भी हो सकती हैं। तो वहां पे भी ये चीज एप्लीकेबल है। जो फैक्ट्री का शेड है या जो बिल्डिंग है वो भी कवर होती है, क्योंकि जब ऐसी कोई डैमेज होती है तो सब चीजें हो जाती है। तो इनफैक्ट अभी हमारे एक जानकार हैं, उनको हमने एक वेयर हाउस बना के दिया था लार्ज स्केल पे, और उस वेयर हाउस में एक तो वो फ्रेश वेयर हाउस था, उसमें उन्होंने बहुत सारा सामान जो है अपना स्टॉक किया हुआ था। रिसेंटली क्या हुआ, एक मिसहैपनिंग हुई, वहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुआ और उनका सारा का सारा सामान जो है वो जल के राख हो गया। पहले तो अमित जी आपकी तारीफ है कि अभी भी आपकी तो डील हो गई उनके साथ, आपका काम खत्म हो गया, बट फिर भी आप अपने कस्टमर के लिए इतना फील कर रहे हैं, तो वो एक काबिले तारीफ बात है कि आप अपने कस्टमर के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं कि आज भी आप उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जी। तो अब इसके लिए एक छोटी सी बात है, देखो हादसा तो कोई नहीं टाल सकता, अब वो हादसा तो होना ही था, पर अगर आप जैसे कह रहे हो 5-7 करोड़ रुपए, तो इसके लिए अगर उन्होंने 30-40 हज़ार रुपए का इंश्योरेंस लिया होता सालाना का, तो शायद नुकसान की भरपाई उनकी उसी से ही हो जाती। मात्र 30-40 हजार रुपए साल, करेक्ट। और उनसे उनका 6-7 करोड़ रुपए का डैमेज इंश्योर हो सकता था। इंश्योर हो सकता था। मैं तो कहूँगा ये सभी फैक्ट्री ओनर्स को लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए, पर जिनके लोन चल रहे होते हैं सिर्फ वही ले पाते हैं, क्योंकि बैंक का उन पे प्रेशर होता है। लोन चल रहे होते हैं एज इन, जैसे बैंक जो है वो अपना लोन जो है इंश्योर करके चलता है। बैंक अगर इन केस फैक्ट्री को डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए तो बैंक की पेमेंट करने के लिए व्यक्ति तो सक्षम होगा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उसको नुकसान लगा हुआ है। तो बैंक के लोन की भरपाई कौन करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो इसीलिए वो इंश्योरेंस लेके चलते हैं हर चीज। व्हाट इफ अगर उससे उसने कोई लोन नहीं ले रखा, उस केस में अगर वो लेना चाह रहा है फैक्ट्री का इंश्योरेंस? जी बिल्कुल, रिटेल पॉलिसीज सभी के लिए अवेलेबल हैं, वही पॉलिसीज बैंक्स भी लेते हैं, वही पॉलिसीज आपके लिए भी अवेलेबल हैं। ओके, तो मतलब अलग से लोन मिल जाता है, ऐसा नहीं अलग है? से पॉलिसीज मिल जाती मिल जाती हैं, अगर आप लोन के सिनेरियो में ले रहे हैं तो भी मिल जाएगा, विदाउट लोन बिल्कुल बिल्कुल आपको किसी का कोई पैसा नहीं देना, बट स्टिल आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल मिल जाती है। उस केस में भी अमाउंट आसपास ही रहता है? हाँ जी, हाँ जी, कोई बैंक से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, बल्कि बैंक वाले जो हैं वो पॉलिसी फालतू ही एक्स्ट्रा दिलवाते हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू पार्ट वहीं पे छुपा होता है। बट बैंक से आपको बाहर से पॉलिसी सस्ती ही मिलेगी बैंक्स के मुकाबले। तो मैं अपने लगभग सभी क्लाइंट्स को रिकमेंड करने वाला हूँ, जिनके भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेज हैं और उसके अंदर
कोई भी जलनशील पदार्थ वहां पे रहता है, प्रेजेंट रहता है, कि आप फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंडस्ट्री इंश्योरेंस या फिर वेयर हाउस इंश्योरेंस जरूर लीजिए। मैं इसमें ज्वलनशील के अलावा एक चीज डालना चाहूंगा कि अगर कोई भी कीमती सामान है जिसकी की वैल्यू है और उनको उसको नुकसान से असर हो सकता है तो उसकी इंश्योरेंस वो जरूर करवाएं। बैंक जो लोन है वो आपका वैल्यू ज्यादा दिखा देता है या वो करेक्ट कैटेगरी नहीं चूज करता। बाहर से आपको जो करवाओगे वो आपके लिए करेक्ट कैटेगरी चूज करेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में होना है। कोई भी कीमती सामान आपके पास फैक्ट्री में रखा हुआ है जिसकी कि नुकसान से आपको फर्क पड़ सकता है या आपकी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ सकता है तो आपको उसका इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। आपने ऐसा क्यों बोला कि बैंक जो है वो करेक्ट चूज नहीं करता है? बैंक को नॉलेज नहीं है, बैंक को लोन की नॉलेज है, वो बैंक अपना को लोन, इंश्योरेंस की अपना नॉलेज वो नहीं है। लोन अमाउंट इंश्योर करने की कोशिश में रहता है बस। करेक्ट, उसमें उनको ये नहीं पता कि आप काम क्या करते हो, आपके यहाँ पे किस हम्म तरीके का मटेरियल रहता है, आपकी फोटोग्राफ्स फुलफिल हुई नहीं हुई। तो हम्म इनके टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ उन्होंने डिटेल्स दी, उन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी काट दी। तो वो क्या है कि वहाँ पे क्लेम्स के टाइम पे अक्सर प्रॉब्लम्स भी आती हैं और कई बार इजी भी हो जाता है क्योंकि बैंक का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होता है तो इसलिए वो कवर अप हो जाता है। बट हमेशा ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम कि आपके जो भी दस्तावेज हैं, कागज हैं, वो सही तरीके से दिए हों। सपोज कीजिए मॉल में गया और मुझे किसी भी रीजन की वजह से कुछ चोट लग गई, उस केस में क्या मुझे क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर आप वहाँ पे दावा ठोकेंगे तो दावा ठोकने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जी, मॉल की नेग्लिजेंस की वजह से या उनकी किसी खराबी की वजह से आपको ये चोट लगी या नुकसान हुआ। और और रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? कैसा भी हो सकता है, वहाँ पे कांच टूटा हो सकता है, वहाँ पे टाइल टूटी हो सकती है, सीढ़ियाँ सही नहीं हो सकती, लिफ्ट खराब हो सकती है, कैसा भी कुछ भी काम हो सकता है। किसी भी एक परेशानी की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो मॉल उसका हर्जाना देने के लिए लायबल है, तो वो देना पड़ता है। वो पर ये है कि इसको डिसाइड कौन करता है, एट टाइम्स ये चीज़ें कोर्ट में सेटल होती हैं, तो कोर्ट जो भी जायज़ मुआवजा आपको देना चाहेगा तो वो वहाँ पे आपको मिलेगा। मेरे को आज तक इस चीज का आइडिया नहीं था, इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। मुझे लगता है अवेयरनेस के बाद ये जो क्लेम्स हैं ये बढ़ने वाले हैं और ये मॉल्स में आफतें आने वाली हैं, बिकॉज आज के टाइम पे पब्लिक सबसे ज्यादा मॉल्स में रहती है वीकेंड पे। तो मॉल्स वाले ध्यान भी बहुत रखते हैं, आपने देखा होगा पहले के ज़माने से और अब के ज़माने में कस्टमर का बड़ा ध्यान रखा जाता है, वेट फ्लोर या हर चीज़ के लिए वहाँ पे प्रॉपर मार्किंग्स की जाती हैं, ध्यान रखा जाता है। दूसरा जो है, अगर क्लेम्स लेने वाले बढ़ेंगे तो पॉलिसी लेने वाले भी बढ़ेंगे, बात भी है। तो इसी के साथ होगा। और बाहर के देशों में ना इस चीज़ के लिए बहुत अवेयरनेस है, आपने कई जगह पे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, हर एक लोग कि भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम देखते हैं वो बोल देते हैं आई विल सू यू, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि उनको पता है कि मैं इस बात पे इनको चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे इनकी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो वो वहाँ पे उसको कॉम्पनसेशन कोर्ट डिसाइड करके देता है। तो अब इसके अंदर एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कोविड सिचुएशन का, जिसमें कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पीवीआर का। अब लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, सारे स्क्रीन्स वगैरह बंद है, मॉल्स बंद है, सब कुछ बंद है, अब वो कमाई कहाँ से करें, उनके लिए तो लॉस ही लॉस है। पर इसके अंदर उन्होंने इंश्योरेंस से कवरेज ले रखा था लॉस ऑफ बिजनेस का। तो लॉस ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि अगर किसी वजह से बिजनेस रन ना हो पाए तो पीवीआर तो सब लोग तो घर पे बैठे थे, लॉस में बैठे थे, और पीवीआर की हो रही थी बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको टेंशन नहीं थी इस चीज की कि भाई हमारी स्क्रीन चल रही है या नहीं चल रही। वो इंश्योरेंस कंपनी से कवर्ड थे। और आप ये देखो उन्होंने कितने साल प्रीमियम दिया इस चीज का, पर जिस दिन हादसा हुआ या जिस दिन कोविड सिचुएशन आई उस दौरान उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको ऐसा नहीं हुआ कि भाई हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जब सारे धंधे चौपट थे उस टाइम पर पीवीआर एवरेज तौर पे जब वो जितना कमाता होगा उससे ज्यादा ही वो अर्न कर रहा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, कई बार मूवीज फ्लॉप मूवीज आ जाती हैं, वीकेंड्स नहीं होते उनको, तो वीकेंड्स हो वीकडे हो उनको तो सारा कॉम्पनसेशन बिकॉज आपने बराबर बोला मिला। कि एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से उसको अपना पैसा मिल जी रहा जी था। जी, जो भी ऑक्यूपेंसी उनकी इंश्योरेंस से डिसाइड हुई थी उस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से उनको राइट कॉम्पनसेशन दिया गया। तो बड़ी मजेदार चीज बताई आपने इंश्योरेंस से रिलेटेड। ये फैक्ट्री ओनर्स भी कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री में अगर कोई इस तरीके का हादसा हो जाता है और मशीनरी खराब हो जाती है तो कुछ दिनों का उनको कॉम्पनसेशन मिलता है लॉस ऑफ बिजनेस का। ये प्रोविजंस हैं पॉलिसी में, पर हर एक चीज की कॉस्ट होती है, वो आप कॉस्ट भरेंगे तो वो भी आपके पास फीचर ऐड हो सकता है। अभी हमने पब्लिक स्पेसेस की बात करी, बट कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे सपोज कीजिए मेट्रो का कोई एज गिर गया, अभी रिसेंटली हुआ भी है गोकुलपुरी के अंदर, जहाँ पे मेट्रो को एज गिरने की वजह से लॉस ऑफ लाइफ हुआ, वहाँ पे 2-3 लोग की डेथ हो गई जी और पॉट होल की वजह से कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। करेक्ट। तो उस केस में भी कुछ जी बिल्कुल, उसके अंदर ये पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी ही आपके काम करती है। अगर ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट हो
तो एक हमारी पॉलिसी होती है कार पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑल रिस्क पॉलिसी। ये सब रिस्क को कवर करके चलती है पूरे प्रोजेक्ट में। किसी एम्प्लॉय को हो जाए, किसी माल को हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, किसी की गाड़ी डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो सब रिस्क उस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। पर आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब ये कंप्लीट हो गया, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और पब्लिक उसको यूज कर रही है, तो उसमें पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी आती है और ड्यूली कॉम्पनसेशन जो है वो हर एक चीज देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रेलवे भी इसी तरीके से और फ्लाइट्स भी इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। तो रेलवेज में भी अगर कोई इस तरीके का केस आता है, तो वहां पे भी रेलवे अपनी इंश्योरेंस से आपको कॉम्पनसेशन देती है। बट मैंने अक्सर देखा जब आप रेल की टिकट या फिर प्लेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, उस टाइम पर ना एक चेक मार्क का ऑप्शन आता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं, और उसका कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि बहुत छोटा सा होता है, और यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको अनचेक कर देते हैं। करेक्ट। तो उस केस में इंश्योरेंस नहीं, फिर वो हट जाती है, राइट? वो एक एडिशनल इंश्योरेंस होती है। अदरवाइज ऑल्सो जो बेसिक टिकट है उसमें भी एक इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन पार्ट होता है, अगर कोई हादसा, उनकी नेग्लिजेंस या कोई हादसा हो जाए दोनों तो। में क्या अंतर होता है? वो एक अमाउंट फिक्स्ड है, ये आप अपनी विल से ले रहे हो, आप एक चीज ऐड ऑन करके अलग से प्रीमियम देके ले रहे हो, एक उनकी पॉलिसी में इनबिल्ट है। तो अमाउंट का फर्क होगा जो आपको जी क्लेम जी जी मिलेगा। जी बिल्कुल। ये जो आपने बताया अभी कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर गिर जाए, तो उस केस में क्या वो एक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इंश्योरेंस उसको लेनी होती है? जी, ये हर टेंडर के अंदर ना मैंडेटरी है। गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको ये कार पॉलिसी इतनी वैल्यू की, उसमें वो भी डिसाइडेड होता है कि कितनी वैल्यू की आपने लेनी है। तो ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रही होती है आजकल, जी 4 स्टोरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जी 8 स्टोरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाई रेज में चल रही है, इन सबको लेनी चाहिए आपके हिसाब जी, से? बड़े प्रोजेक्ट्स में सभी में वो लोग इंश्योरेंस लेके चलते हैं। रीजन बीइंग कि सिर्फ उन्होंने पब्लिक लायबिलिटी, आजकल क्लेम्स बढ़ गए हैं, जैसे आप कह रहे हो अवेयरनेस की वजह से जो इन चीज़ों के क्लेम्स बढ़ गए हैं। अब जैसे मान लो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, नीचे कोई गाड़ी किसी की खड़ी है, उस पर सामान आके कुछ गिरा, गाड़ी डैमेज हो गई, तो क्लेम कौन देगा? किसी लेबर को चोट लग गई ड्यूरिंग लेबर को कंस्ट्रक्शन। चोट लग गई। ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व। अब तो ये पहले तो बड़े प्रोजेक्ट्स में होता था, अब तो छोटे प्रोजेक्ट्स में जो अपने 4 मंजिल मकान बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वहां के लिए भी लोग पॉलिसीज लेते हैं। क्या खर्चा आ जाता होगा इसमें? खर्चा डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, बट हाँ रफली 30-40 हजार रुपए में आपका 2 साल का 1.5 साल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मात्र? छोटे में। बड़े के अंदर तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, बड़े अमाउंट्स के अंदर तो अभी आप बात कर रहे हैं 4 स्टोरी प्रोजेक्ट की। छोटे प्रोजेक्ट की, जो समझ लो 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो। स्टिल रीजनेबल, बिकॉज स्टिल इसके वेरी अंदर जो रीजनेबल। लॉस है वो इससे कई गुना हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो क्या देश के किसान के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए या क्रॉप के लिए भी कोई इंश्योरेंस अवेलेबल है? हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है, कृषि इनकी जो उत्पाद है उसके लिए एक इंश्योरेंस इनके पास है, क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से। तो वो वहाँ पे इंश्योर्ड होती है। अच्छा, लाइक प्राइवेट इंश्योरेंस सच नहीं है वो? प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो वहाँ पे लाइफ स्टॉक के लिए, जिसको हम कैटल बोल सकते हैं या लाइफ स्टॉक होता है, उनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। जैसे जो लोग कैटल फार्मिंग में है या लाइफ स्टॉक फार्मिंग में है, उनके एनिमल्स को इंश्योर किया जा सकता अगर आपका घर इंश्योर्ड है और उस केस में गवर्नमेंट वहां से कोई प्रोजेक्ट निकाल दे, तो उस केस में क्या होगा? है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लैंड एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने डाल दिया, जी, कह सकते हैं। तो अगर लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट, तो उसका एक मुआवजा तय करती है जो कि उस एरिया के रेट के हिसाब से होता है, और वो मुआवजा आपको देती है। कई केसेस के अंदर वो आपको उसकी जगह बड़ा लैंड या दूसरा लैंड प्रोवाइड करती है, या कई बार दोनों भी करती है कि मुआवजा भी देती है और लैंड भी देती है। तो वो जैसी गवर्नमेंट की सेटलमेंट होती है वो उसके हिसाब से देती है। और जैसा मैंने बताया कि इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके नुकसान की भरपाई होती है। बट अगर आपको एक चीज के बदले दूसरी चीज मिल गई या उसका मुआवजा मिल गया, तो अब वहां पे आपका नुकसान नहीं हुआ और आपको इक्विवेलेंट अमाउंट का वहां पे मुआवजा मिल गया। अभी हमने सभी तरह की इंश्योरेंस की बात तो कर ली आसानी से, बट इसको लेने की प्रक्रिया भी क्या उतनी आसान है? बड़ा आसान लगता है जिस टाइम पे हम ये सोचते हैं हाँ जी क्लेम मिल जाएगा, इंश्योरेंस ले लो। बट इसके अंदर ना कई चीजें, जैसे मैंने बीच में कई बार बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस, तो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत प्ले करती हैं। सबसे पहले तो ये, आपका क्लेम आया, चलो हम मान लेते हैं आपने सब चीजों का इंश्योरेंस भी दे रखा है, सब कुछ है, तो उसको कंपनी को प्रूव कैसे करोगे? तो कंपनी को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कुछ रिकॉर्ड्स आपके फाइनेंशियल से मिल जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ते हैं। अब जैसे आप लोग आजकल रेस्टोरेंट्स बहुत चल रहे हैं, आपने भी कुछ रेस्टोरेंट्स लगवाए होंगे या बेचे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, टेबल भी होती है, कुर्सी भी होती है, सोफे भी होते हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो वो सब का इंश्योरेंस कैसे होगा? तो हमने जो नए लोग हैं जो हमारे साथ इंश्योरेंस में जुड़ते हैं, तो हम उनको एजुकेट करना भी हमारा काम है। तो उनके हमने एसेट रजिस्टर्स बनवाए। एसेट रजिस्टर से मतलब टेबल नंबर डलवाया, एसी नंबर डलवाया, कुर्सी नंबर डलवाया, और उनकी एक लिस्ट बनवाई। अब उनके पे कोई भी एडिशन होता है
तो वो एडिशन उसी रजिस्टर में हो जाता है, और कोई लेस होता है तो वो उसी रजिस्टर में से लेस हो जाता है। तो इससे उनका रिकॉर्ड जो है वो पक्का हो गया। तो जब भी हम पॉलिसी रिन्यू करते हैं या पॉलिसी लेते हैं तो उसकी एक कॉपी साथ में लगा देते हैं। मुझे ऐसा कुछ जानना नहीं, मुझे ऐसा कुछ पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा केस हुआ हो आपकी नज़र में, कोई आपके क्लाइंट का, जहाँ पे आपने क्लाइंट को इंश्योरेंस दिलवाई हो और कोई मिसहैपनिंग हुई हो और वो रिकॉर्ड उनके काम आई हो? ऐसा होता है, बहुत जगह पे होता है। अभी जैसे एक छोटा सा बुटीक है, उनके यहाँ पे ये आपका शटर तोड़ के और अंदर से सामान ले गए और कुछ कर लिया। उनको मैंने ये चीज बताई थी, अपनी कैश बुक या जो एंट्रीज हैं वो अपनी प्रॉपर रखें। तो उनकी उस कैश बुक की जिसे हम एंट्री, लेजर कहते हैं। जिसे हम लेजर कहते हैं, हम रोकड़ बोलते हैं, तो रोकड़ मेंटेन करने की आदत उनको पड़ गई, तो वो उनकी रोकड़ रही, तो वहां पे उनके कैश में कितना सामान पड़ा था लॉकर में या क्या पड़ा था वो भी उसमें एडिशन में उनको मिला। अगर कोई फायर ब्रेकआउट हो जाए और सारे के सारे रिकॉर्ड चल जाएं तो उस केस में क्या होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं। जैसे अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, हमारे जो हमने रेस्टोरेंट का करा, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलिसी हर साल रिन्यू होती है, ठीक है कि नहीं। तो जब भी वो रिन्यू होती है हम नए रजिस्टर की फोटोकॉपी जो है वहां पे डाल देते हैं। दूसरा, फोटोग्राफ्स आपके पास होती है, आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है वो आप फेसबुक की फोटोग्राफ्स डालते हैं, इंस्टा की फोटोग्राफ्स डालते हैं, वो रिकॉर्ड में आपके आ जाती हैं कि हादसे वाले दिन से पहले हमारे पास ये सब एसेट्स अवेलेबल थे, उसी लोकेशन पे अवेलेबल थे। तीसरा, इसके अंदर जो सर्वेयर हैं, जो सैल्वेज बचती है, जैसे मान लो आग लगी तो कुछ ना कुछ जो भी राख बचे या कोई जला हुआ सामान बचे, उससे भी वो वैल्यू असेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे चेयर है, अब उसका चाहे कंकाल बचा है पर बचा तो है ना, तो नंबर ऑफ चेयर्स की गिनती हो सकती है कि कितनी चेयर्स वहां पे प्रेजेंट थी या कितनी टेबल्स वहां पे प्रेजेंट थी। जो एक्सपर्ट होते हैं इस काम के, इस फील्ड के, जैसे सीए अपने काम का एक्सपर्ट है, तो सर्वेयर अपने काम के एक्सपर्ट है, उनको वैल्यू निकालनी आती है राख में से भी। डॉक्टर सालू के आके फिर उसमें से इन्वेस्टिगेट कर लेते बस हैं। बस आप ऐसा ही समझ लीजिए कि सर्वेयर जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है अपनी फील्ड के। घर, दुकान, फैक्ट्री की बात तो हो गई, लेकिन अगर प्रॉपर्टी ओनर कोई कुछ हो जाए तो उसकी ईएमआई कौन भरेगा? ये भी बहुत अच्छा है। इसको हम ना दो तरीके से गिनते हैं। अभी मेरे ख्याल है आप जो सवाल कर रहे हैं वो एक होम ओनर के हिसाब से बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो होम ओनर लेता है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन की कवरेज के लिए कई बार तो बैंक्स ही आपको प्रपोज कर देते हैं कि आप लोन प्रोटेक्टर ले लीजिए। वो लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस क्या होती है कि आपको एक अमाउंट आपकी ईएमआई में ही जुड़ जाता है, और वो आपके, जब तक आपका लोन है तब तक वो आपके साथ चल रहा है, और जैसे ही आपका वो लोन पे हो गया आपकी वो इंश्योरेंस कवर हो गई। इनकेस बीच में आपको कुछ हो जाता है तो वो ईएमआई की पेमेंट या जो लोन का बैलेंस प्रिंसिपल है वो इंश्योरेंस कंपनी वहां से पे कर देती है। ऐसा ही रहता है। और दूसरा इसका आ जाता है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट होता है। टर्म इंश्योरेंस इज प्योर रिस्क कवर, कि अगर कुछ होगा तो ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आपका अगर मान लो डेथ केस होती है तभी उसके अंदर कॉम्पनसेशन मिलता है। सारी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें फायदा क्या है, फायदा या नुकसान की बात करते हैं। लोन प्रोटेक्टर भी काम अच्छा करता है और टर्म इंश्योरेंस भी काम अच्छा करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोन प्रोटेक्टर जो बैंक जिस इंश्योरेंस कंपनी का बेचना आपको चाहेगा उसके पास वही, जहां टाई अप है वही आपको देगा, आप कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। जबकि आप ओपन मार्केट के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी कंपनी का कितना टाइम लेना मेरे लिए प्रेफर्ड है, मेरे को किसका प्रीमियम सस्ता पड़ रहा है, किसकी सर्विसेज मेरे लिए अच्छी है, वहां पे आपके पास ये चॉइस रहती है। दूसरा, आजकल क्या होता है, लोग लोन ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरे बैंक में, तो देखा गया है कि लोन तो आपका ट्रांसफर हो जाता है बट जो वो लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस है वो नहीं ट्रांसफर होती। नया बैंक आपको फिर कहता है कि आप लोन प्रोटेक्टर लीजिए। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि आपने 10 साल पेमेंट कर दी, अब तो लोन बचा है बहुत थोड़ा सा, ठीक है जी, प्रीमियम आपने दे रखा है। अब मान लो आपका 20 लाख रुपए का लोन था, आपने 10 साल के लिए लिया और 6-7 साल तक आपने आधा लोन पे कर दिया, तो वो आपने जो पेमेंट कर दी बचा तो थोड़ा सा ही ना, अब तो प्रिंसिपल अमाउंट बचा आपका। और अगर कुछ हो जाता है तो सिर्फ लोन की कवरेज होगी, पर घर वालों के तो और भी खर्चे हैं। तो उस केस में आप कह रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस इज फार बेटर देन लोन प्रोटेक्टर। एग्जैक्टली, कॉस्टिंग वाइज भी आपको टर्म इंश्योरेंस सस्ती पड़ेगी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपके पास ऑप्शन है
कि आप एक सिंगल प्रीमियम पे करके भी ले सकते हैं, 5 साल भी ले सकते हैं, 10 साल का प्रीमियम भी ले सकते हैं, और जब तक आपका लाइफ चाहिए तब तक भी ले सकते हैं। दूसरा, लोन जो है वो होता है आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का। टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं अप टू एज 75, 80, तो वहां तक आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के जब हम लोन लेते हैं और हमारे को जो बैंक फोर्स कर रहा होता है उस टाइम के कि आप लोन प्रोटेक्टर लीजिए, तो उस टाइम पे बेसिकली वो खुद को सुरक्षित करके चल रहा है। बिल्कुल, वो खुद को ही सुरक्षित, अपनी ईएमआई, कि मेरे को किसी लिटिगेशन में या कोई रिकवरी प्रोसेस में ना जाना पड़े, बस वो अपना वही एंगल जो है को सेव करके चल रहा होता है। क्योंकि एट टाइम्स देखा गया है कि अगर ब्रेड अर्नर की, जो कमा रहा है आदमी, उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होती है, और उसको तंग करने पे वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारे को अभी रिसोर्सेज नहीं है, हम घर से कैसे निकले, तो वो अपनी एक नीड बता देते हैं, तो जिससे कि बैंक्स को रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे एक और एंगल आ जाता है। अभी हमने लोन प्रोटेक्टर की बात करी है, फिर हमने बात करी टर्म इंश्योरेंस की, बट यहाँ पे ना एक और चीज़ है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और वो है एसआईपी। बहुत से लोग अपने इंटरेस्ट को, होम लोन के इंटरेस्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए ना एसआईपीज लेते हैं। एसआईपीज बेटर है या फिर टर्म इंश्योरेंस? भाई ऐसा होता है, ये दोनों चीजें ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की है। अब हमने एक चीज के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर ली, जैसे लोन मैंने लिया, मुझे पता है मैंने 15 साल का लोन लिया, मैं आज से कमिटमेंट हो गया। पर होता क्या है, लोग किसी से सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ करते हैं, तो वहां पे वो अलग अलग धारणा बना लेते हैं कि भाई मुझे मैं एक ही ईएमआई दे दूंगा तो मेरा लोन सस्ता हो जाएगा, मैं एसआईपी कर लूंगा तो मेरा लोन सस्ता हो जाएगा, या कुछ मेरा मिटिगेट हो जाएगा। ये सिर्फ एक तरीका है, आप अपने दिमाग को कैसे एट पीस रख सकते हो, शांत कैसे रख सकते हो, वो आपने देखना है। आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लोन भी डिसिप्लिन से पूरा कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट एसआईपी करके उसको फ्री भी कर सकते हो, और उसको ओवरकम भी कर सकते हैं, बट वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आप लोन की, आप समझो जब लोन जवान होता है, मतलब जब ताजा ताजा लोन लिया आपने शुरुआत के कुछ सालों में, अगर आप उस टाइम पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो लोन की कमर टूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? अगर आप मात्र 1 या 2 ईएमआई अपने साल में बढ़ा दें तो लोन आपका 5-5 साल कम हो जाता है, शुरुआत की एक ईएमआई एक साल में फालतू देने से। आप एसआईपी भी कर सकते हैं, बट एसआईपी भी अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये एक रिवर्स ईएमआई के फॉर्म पे आप देख सकते हो। जैसे हम ईएमआई का क्या रहता है, मकान पहले खरीदते हैं और हम उसकी किस्तें भरते हैं। एसआईपी का क्या है, वो रिवर्स है। रिवर्स में क्या है, हम पहले किस्तें भर रहे हैं और मकान के पैसे बाद में इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो भी कंपाउंडिंग करती है, यहाँ पे भी कंपाउंडिंग है, दोनों रिवर्स चलते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से इसको प्लानिंग करनी है। आप प्लानिंग करके चलो, सबसे बढ़िया तरीका। आपने शुरू करा, आपने एसआईपी करी, जब आपका लोन आपस में बराबर हुआ तो आपने उसको पे ऑफ कर दिया। बट अपनी जो एसआईपी है उसको गोल से बांध के चलो कि भाई मैंने ये लोन के लिए करा है, मैंने ये इस पर्पस के लिए करी है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लोन की ईएमआई कवरेज के लिए हमने टर्म इंश्योरेंस या एसआईपी ले लिया, लेकिन अगर मार्केट ही क्रैश हो जाए तो इस एसआईपी का क्या होगा? उसका भी कोई इंश्योरेंस है क्या? उसका भी इंश्योरेंस है। उसका इंश्योरेंस कौन करता है? उसका इंश्योरेंस करता है समय। जैसे महाभारत के काल में होता था ना, समय मैं समय हूँ, तो समय बड़ा बलवान है। आप कभी भी देख लो, मार्केट में अगर कोई उथल पुथल होती है या कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए आता है। अब कोविड का समय किसी प्रलय से कम नहीं था, पर मार्केट ने उसको 6 महीने में ही रिकवर कर लिया था। तो आप समझिए, जब इतनी बड़ी आपदा जो कि किसी को पता भी नहीं थी, उसको रिकवर कर लिया। वॉर हो गई, बहुत कुछ हो गया, कई चीजें हो चुकी है, बट वो 6 महीने, साल, 1.5 साल, बस इतना ही चलता है। उसके बाद जब भी आप देखोगे तो मार्केट तरक्की पे ही है। तो ऐसा ही आपके एसआईपी के साथ भी है। आपने एसआईपी करी और आपने उसको थोड़ा टाइम दे दिया। मान लो अगर वो 5 साल के बाद या 4 साल के बाद कभी आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे नजर आ भी रही है या कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद उसमें अपने आप को रिकवर करने की ताकत है। अगर हम मोटे तौर पे कैलकुलेशन को समझें तो जो एक इक्विटी एसआईपी जिसको हम बोलते हैं, उसने हर 4 से 6 साल में डबल होने की ताकत रखी हुई है। चाहे वो तीसरे साल में नेगेटिव में भी नजर आएगी ना, तब भी वो 4 से 6 साल में डबल होने की ताकत रखती है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि आपको टर्म इंश्योरेंस का, तो टर्म इंश्योरेंस का फायदा यही है कि ये आपके पूरे एक्सपेंसेस कवर करता है। आपका लोन खत्म हो गया, उसके बाद भी तो घर वालों को जरूरत है पैसों की, तो वो आपको कौन देगा? वो वहाँ टर्म इंश्योरेंस से कवर होते हैं। आपका लोन खत्म हो गया, आपकी ईएमआई तो खत्म हो गई, घर का खर्चा तो है, वो कौन भरेगा? तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस हमेशा प्रेफर्ड रहती है। एक सिनेरियो है जहाँ पे कि आपको
होम लोन इंश्योरेंस सस्ती पड़ सकती है कि अगर आप दोनों जॉइंट लाइफ में लो, जैसे हस्बैंड और वाइफ कई बार दोनों मकान अपने नाम पे कराते हैं और मकान की ईएमआई भी लोन जॉइंट में ले लेते हैं। तो अगर आप जॉइंट लाइफ में लेते हो ना, तो टर्म इंश्योरेंस एक ही के नाम से हो सकती है और 2 वाली महंगी पड़ेगी। तो अगर आप जॉइंट लाइफ वाली लोन की लेते हो तो वो आपको सस्ती पड़ती है, लोन प्रोटेक्टर। तो वो एट टाइम्स आपको आ सकता है। बट हाँ, अगर किसी को टैक्स बेनिफिट के लिए चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट भी कवर करती है। जो ये वाली है, ये आपकी ईएमआई में आ जाती है, तो वो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होता। अच्छा, तो टर्म इंश्योरेंस कहीं ना कहीं हर तरीके से तीनों में बेटर है, एज ले जाती है। बट जैसा आपने बोला कि अगर किसी के पास इतना कैपिटल जनरेट हो रहा है कि वो टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता है और साथ ही साथ एसआईपी भी कर सकता है होम लोन के साथ, तो ये आप कहते हो कि ये आपका रिकमेंडेबल है कि आप ये दोनों चीज साथ में करें? जी, इसके अंदर एक और भी है। अगर आप ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हो टर्म इंश्योरेंस जिसमें कि कितना भी लोन हो, कितना भी कर्जा हो आपके ऊपर, पर आपके जो बीवी बच्चे हैं या जो भी डिपेंडेंट हैं, उस पैसे को कोई भी कर्जदार जो है, कर्जा मतलब जिसने आपसे कर्जा दिया हुआ है, वो आपसे रिकवर नहीं कर सके उस पैसे से, तो वो भी एक प्रोविजन है। अच्छा, उसका प्रोविजन होता है MWPA के अंदर आता है, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप वहां पे रजिस्टर करा देते हो इस पॉलिसी को, तो उस पैसे को आपका कहीं पे भी लोन हो, वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकती आपकी पॉलिसी, उस रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये टर्म इंश्योरेंस के अंदर अलग से एक प्रोविजन होती है स्टार्टिंग में, जब आप ले रहे होते हैं तभी आपको उसमें एनरोल कराना। तो जिन लोगों ने मार्केट से उधार ले रखे होते हैं, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, उनकी भी तो आगे लाइफ है। तो एनी हाउ ये टर्म इंश्योरेंस अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो स्टैंड आउट करती है और अपने आप में बेटर है बाकी के कंपैरिजन। बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। आप कंपेयर करोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो लेनी चाहिए। बिकॉज आपने बोला लोन इंश्योरेंस, आपने उससे एग्जांपल दिया जी कि सपोज कीजिए अगर आपका 60 लाख रुपए का लोन है, आपका सिर्फ 20 लाख रुपए का लोन पेंडिंग है, करेक्ट। उस केस में आपको कुछ हो गया तो उसके अंदर आपके वो 20 लाख रुपए सिक्योर हो जाएंगे, बट घर वालों की सिक्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली। एसआईपी के केस में क्या है कि जब तक आप पैसे दे रहे हो तब तक वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और तब तक का आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप नहीं रहे तो वो एसआईपी रुक जाएंगी। ईएमआई कोई देने वाला नहीं है, तो एसआईपी देने वाला रुक भी कोई जाएंगी। नहीं है। बिल्कुल। टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि आपने अगर सपोज करो वन टाइम पे करके, जैसा आपने बोला, कोई टर्म इंश्योरेंस ले ली जी और उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ दी, आपको सपोज कीजिए आपके एक लाइफ के स्टेज में 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में भगवान ना करे कुछ हो जाए, उस केस में वो पैसा डायरेक्टली आपको फैमिली को मिल जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। और इसीलिए टर्म इंश्योरेंस, एसआईपी, सब चीजें जरूरी हैं, बट उन सब चीजों को आप समझ के करो, क्योंकि सभी चीजें लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ ही आपके साथ आती है। आपका जो ईएमआई है या लोन है या घर है, वो घर आपका बचा रहे, उसके लिए आपको ये इंश्योरेंसेस जरूरी हैं। रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं हम इसको अपनी लैंग्वेज में। तो आप रिस्क मिटिगेशन कर रहे हैं कि रिस्क के अगेंस्ट अपनी छतरी जो है वो पहले ही आपने सुरक्षा चक्र बना लिया। आपने हमारा आज इंश्योरेंस की दुनिया में तो बहुत ज्ञानवर्धन कर दिया और हमारे को ऐसी कई जानकारी मिली जिसके बारे में हम अनअवेयर थे। कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र बताना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए जो कि अपना घर का सपना पूरा करना चाहते हैं? घर का, गाड़ी का, कैसा भी कोई सपना हो, पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, हमारे ना एक गुरु हैं जिनको कि मैं एकलव्य की तरह फॉलो करता हूं, और उनका नाम है वॉरेन बफे। वो दुनिया के सबसे रईस इंसान है। दुनिया में ऐसा कौन है जो उनका मुरीद नहीं है? जी बिल्कुल। उन्होंने एक सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल सेट किया, वो किया कि 14 साल की उम्र में जैसे ही उन्होंने कमाना शुरू करा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, या जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को बड़ा बनाने का जो बेनिफिट है, वो उनको लास्ट के, अभी जो एज उनकी चल रही है, लास्ट के 5-7-10 सालों में उनकी फिगर ऊपर पहुंची है। पहले वो एक एवरेज बिजनेसमैन थे, कि लास्ट के 10 साल में वो कंपाउंडिंग ने इतना असर दिखाया कि उनको कहीं से कहीं पहुंचा के रख दिया। कंपाउंडिंग, जी, ये आपने बड़ी तगड़ी चीज का जिक्र किया है। जी जी जी, ऐसे ही नहीं, इसको 8वां अजूबा बोलते हैं। दूसरा, अब आप इसी की आपके बात से करते हैं, तो जो जितने भी यंग लोग हैं, जो आपकी ऑडियंस देख रही है, यंग लोग हैं, अभी बिल्कुल जॉब शुरू करी है, तो उनसे यही है, आज से ही अपने घर की ईएमआई पे करना शुरू कर दो, तुम्हारा घर का सपना पूरा हो जाएगा। ईएमआई कैसे पे करनी है? एसआईपी के थ्रू। मतलब आप जोड़ो मत उसको अपनी जेब पे, जेब में रखा हुआ पैसा तो आपका उड़ जाएगा कभी ना कभी। बट अगर आप उसको कंपाउंडिंग में डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आप वो हिम्मत जुटा के काम कर दोगे। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे बहुत बढ़िया देते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, तो बच्चा घर में आता है तो उसको सगन में 50,000 लाख रुपए ऐसे ही उसको सगन में मिल जाते हैं। अब फर्ज करो आज ही अगर वो उसके 50,000 रुपए आपने एसआईपी में या किसी अच्छे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिए, हम मान के चलते हैं,
और उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग आप पहले दिन से ही कर सकते हो। जब वो 60 साल का होगा, एक अंदाजा लगाओ क्या रकम होगी उसके हाथ में। अगर कितना अमाउंट डालेंगे तो 50,000 रुपए एक बार बस। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। अगर मैं ये कहूँ कि वो लगभग 18 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो आपको बिलीव होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इज इट पॉसिबल? यही पावर है वो 8वें अजूबे की। 50,000 रुपए 18 करोड़ रुपए बन जाएंगे अगर आपने बच्चे के पैदा होने के पहले साल में वो पैसे कंपाउंडिंग में लगा दिए, जी यानी कि एसआईपी में डाल दिए तो। जी। एसआईपी में नहीं, म्यूचुअल फंड में। एसआईपी म्यूचुअल तो फंड हर में। महीने करनी पड़ती है। ओके। म्यूचुअल फंड में एक बार एक मुश्त डाल दिए तो। हम्म, तो आप इसको इस तरीके से आप समझो ना, तो अगर आज से ही जो 20 साल 22 साल में लोग बच्चे कमाना शुरू कर रहे हैं कॉलेज के बाद से, उसके बाद 25 साल में कमाना शुरू कर रहे हैं अपनी हायर स्टडीज के बाद से, वो अगर आज से ही अपने घर की ईएमआई भरना शुरू कर देंगे कमाई से, तो मेरा कहने का मतलब है अगर आज आप 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहे हो, वो ना लेके आप अगर 50,000 का फोन लेते हो, तो आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग वहीं से ही कर सकते हो। ये छोटे छोटे खर्चे अपने ब्रेक करो, जो बाहर की आउटिंग्स है थोड़ी सी ब्रेक करो, वहीं से कुछ पैसे बचाओगे तो आपको, आप मान नहीं सकते, आपके खर्चे भी निकल जाएंगे और आपके जो भी सपने हैं वो भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। वाकई में आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया हमारी ऑडियंस को आज। अगर मेरी ये बात सुन के अगर कोई इन्फ्लुएंस होता है, मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानूंगा। अब हम आ गए रैपिड फायर की तरफ, जहां पे आपको हमारे कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिनिमम थॉट के साथ देना है। जी। बेस्ट 3 एसआईपीज अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, एसआईपीज जो है वो उनका नाम नहीं लिया जा सकता ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, बट हाँ आज के ज़माने में, आज के हिसाब से अगर देखें तो लार्ज कैप जो है वो फैसिनेटिंग है। अभी कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज हो रही हैं, कुछ यूएस में पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जिससे कि लोग लार्ज कैप के अंदर अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 बेसिक इंश्योरेंस है जो हर इंसान को करानी चाहिए? तो हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल रहता है लोगों के लिए। हम तो सीधा बोलते हैं हिप, टिप और सिप। हिप का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टिप का मतलब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सिप का मतलब एसआईपी। ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी हैं हमारे फाइनेंशियल फील्ड में, जिसको कि हम पर्सनल फाइनेंशियल स्पेस बोलते हैं। उसमें ये 3 चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। व्हाई नॉट होम इंश्योरेंस? होम इंश्योरेंस इसके एडिशनल में आती है। अब आप, अगर आपको एक एग्जांपल से ही बताता हूँ। अब आज अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी, खर्चा 5-7 लाख रुपए का होगा, तो वो कहीं ना कहीं से उसको अरेंज कर लेंगे। कुछ फैमिलीज होंगी जो नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगी, बट मोस्टली उसको कर लेंगी। मान लो खर्चा पहुंच गया 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो उस टाइम पे सर बंदा नहीं जाने देता आदमी, मकान चाहे बेचना पड़ जाए। तो आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी भी बचानी है कि भाई वो रिस्क बचे, तो सबसे पहले आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करानी चाहिए। मैं टर्म इंश्योरेंस और एसआईपी से भी हेल्थ इंश्योरेंस को ऊपर रखता हूँ इसी वजह से, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सब चीजें जो हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। होम इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन 3 खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी इंश्योरेंस लेते हुए सबसे पहला जो एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे सब चीजें होती हैं, वो होता है एक प्रपोजल फॉर्म। तो प्रपोजल फॉर्म को ध्यान से देखें, पढ़ें, किसी की जिम्मेवारी पे मत डालें कि वो भर देगा या कुछ कर देगा। उसको देख के पढ़ के सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करें। वो अगर आपने सही भरा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हर केस के अंदर सबसे पहला आपका प्रपोजल फॉर्म। दूसरा, आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, चाहे वो किसी भी तरीके का। जैसे मान लो अगर आपने फायर इंश्योरेंस लेनी है तो अपने एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें। अपनी एक आदत बना लें, आप बिजनेस करते हैं, लेजर बनाते हैं, नियम से बनाते हैं, रोकड़ बनाते हैं, जो हमारी कैश बुक होती है वो बनाते हैं, सभी चीजों को ऑन रिकॉर्ड लिया है, नियम से बनाते हैं। ऐसे ही उसको नियम से बनाएं। और अपनी ये जो थर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट्स। अपनी डेट्स ना मिस होने दें। जैसे रिन्यूअल की डेट्स होती हैं, तो जन्मदिन की तरह याद रखें कि हाँ जी ये जन्मदिन की तरह हमारे को इस तारीख को अपनी पॉलिसी रिन्यू करानी है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम लेते वक्त हमें किन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है? इंश्योरेंस क्लेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात है, आप फुल डिस्क्लोजर के साथ गए हुए हैं तो आपने क्लेम फॉर्म जो है वो सही से करना है। अपना जो रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर बनाना है, जिससे कि सामने वाले को समझने में आसानी रहे जो क्लेम पास कर रहा है आपका। आपके पास बिल्स पूरे होने चाहिए, आपके पास रिपोर्ट्स पूरी होनी चाहिए, जो भी उसके दस्तावेज हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं गुम हो गया, कहीं रखा गया।
एटलीस्ट डिजिटल डेटा हो उनका। कंपनी फिजिकल मांगती है, बट डिजिटल डेटा भी एट टाइम सफाइस हो सकता है कि हाँ जी किसी टाइम पे आपके पास थी और ड्यू टू मेंटल कंडीशन या ड्यू टू उस टाइम पे जो ट्रॉमा है आपके पास से कोई मिसप्लेस हो गई, बट हाँ आपके पास रिकॉर्ड आपका पूरा होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और मेरे को आपकी सहायता की जरूरत है। उनको इन्फॉर्म जरूर टाइमली करना है। ये नहीं कि मेरी इंश्योरेंस है और जी 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ जी मेरे साथ तो हादसा हुआ था, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड नहीं है। वो तो हर तरह की इंश्योरेंस में है, कोई भी जी। मिस हैपनिंग हो, अगर आपने किसी भी चीज की इंश्योरेंस ले रखी है, हाँ, आपको टाइमली तो इन्फॉर्म करना ये ही 2 पड़ता है। पॉइंट होने के साथ साथ तीसरा पॉइंट जो कि आम तौर पे इंश्योरेंस एजेंट्स या लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होना कि जी मैंने तो इंश्योरेंस ले रखी है, मेरे को तो किसी चीज की परवाह नहीं है, मेरा क्लेम तो वो देख लेगी। आपको हमेशा इस तरीके से एक्शन लेना है। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, मान लो आपके पास इंश्योरेंस नहीं हो, तो आप उस समय पे क्या कदम उठाते, वो कदम आपको उठाने हैं। ये तीसरा सबसे है। अगर ये आप जस्ट फुलफिल करते हो तो कंपनी के ऊपर आपका मेरिट बनता है कि हाँ जी आपने अपना ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उस रिस्क को कम करने की, आग बुझाने की, वो ली और आपका क्लेम फिर जेन्युइन हो जाता है। बेस्ट 3 हैबिट्स जिससे आप अपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली मेंटेन कर सकें। आजकल बहुत सारे तरीके हैं डिजिटली मेंटेन करने के। आप ड्राइव्स पे ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, एक्सेल शीट्स में मेंटेन कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत कुछ है। बट मेन जो आपके अंदर एक इनबिल्ट हो जाना चाहिए, जो कि आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करना चाहिए, वो है डिसिप्लिन। आप किसी भी तरीके का उनको, जैसे मान लो आपके पास कोई रसीद आई, उस रसीद को प्रॉपर्ली फाइल में लगा रहे, वो एनवेलप वहीं का वहीं घूम ना रहा हो, बाद में महीने बाद जब जीएसटी रिटर्न भेजनी है या कुछ भेजना है तब वो आपके सामने आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फाइलिंग हो आपके पास रिकॉर्ड्स हो, तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रूटीन में, लाइफ में, ये नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस, अदरवाइज ऑल्सो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हर चीज में हर इंपॉर्टेंट है। चीज में इम्पोर्टेंट है। आपकी फेवरेट 3 वर्ल्ड आर्किटेक्चर? मेरे को इंडियन आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। वर्ल्ड में तो खैर है ही है, बट इंडियन आर्किटेक्चर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं टॉप मोस्ट की, तो आपने अगर नाम सुना हो स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, बिल्कुल सुना है। जो कि विठल टेम्पल एक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो स्टोन से ही सारा कुछ बना हुआ है। मतलब एक रथ उन्होंने स्टोन से बनाया हुआ है और उस पे आर्किटेक्चर और कार्विंग्स बहुत जबरदस्त है। तो ये तो टॉप मोस्ट पे है इंडिया में। सेकंड नंबर पे जो आपने 100 का नोट देखा होगा, हाँ जी। 100 के नोट पे प्रॉपर्टी लगी हुई है, वो है रानी की वाव। रानी की वाव इतना फैंटास्टिक आर्किटेक्चर है, आप समझो पानी की उस टाइम पे भी इतनी इंपॉर्टेंस थी, लोगों को पता था कि उन्होंने बना दिया स्टेपवेल। स्टेपवेल होता है सीढ़ियों वाला कुआं, कि गर्मियों में पानी जब नीचे चला जाता है तो सीढ़ियों से नीचे जाके पानी लिया जा सके, और सर्दियों में जब पानी ऊपर आ जाता है या जब बारिश का समय होता है उस टाइम पे पानी ऊपर आ जाता है तो ऊपर से पानी लिया जा सके। आप सोचो इतने पुराने जमाने में भी पानी की इंपॉर्टेंस के लिए आर्किटेक्ट्स जो है वो काम करते थे, तो आज हम उन चीजों को कैसे भूल सकते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथपुरी, वहां की जो माया है वो समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपने उनके ध्वज के बारे में सुना हो, अंदर घुसते ही आवाज नहीं आती बाहर की, जो सी शोर का जो शोर होता है, लहरों का जो शोर होता है, वो उनकी आवाज नहीं आती, तो वो एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो इंडियन आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है, अद्भुत है। आपकी 3 फेवरेट इन्वेस्टमेंट लोकेशन इन इंडिया और एनीवेयर इन वर्ल्ड? इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूंगा तो कोशिश करूंगा इंडिया में करूं। दुबई भी अच्छा है, बट दुबई में क्या है कि सिर्फ फ्लैट्स मिलते हैं, तो फ्लैट्स के लिए लोग मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। बट हाँ, मेरा हमेशा से ये मानना है, अगर हम बाहर से किसी को हम बोले कि किसी को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट को तो एक अलग हो जाता है, बट अगर रिकमेंडेशन कोई मेरे से पूछेगा तो वो मेरा रहेगा कि जो नई डेवलप्ड एरियाज बन रहे हैं, जैसे कि गुड़गांव में बन रहा है, हैदराबाद में बन रहा है, या बैंगलोर में बन रहा है। अब आप समझो इसका कारण क्या है। आने वाले टाइम में इंडिया की पोजीशनिंग बेटर हो रही है। बाहर जो लोग इंडिया से चले गए थे वो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उनको वहां जैसा माहौल यहाँ पे सिर्फ इन्हीं लोकेशंस पे मिल रहा है, गुड़गांव में, बैंगलोर में और हैदराबाद में। वहां पे उनको हाई राइज मिल रही है, अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, उसी टाइप की जेंट्री मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो वो वहीं आना प्रेफर करेंगे। और आप आने वाले टाइम में इस चीज को देखोगे कि जितने भी एनआरआईज हैं या जो बाहर गए हुए थे लोग थे,
वो पिंडों में ना जाके या सबर्ब्स में ना जाके वो ऐसी लोकेशंस में ही आपको नजर आएंगे। तो वहाँ बहुत प्रॉमिसिंग है और वैल्यू की कोई वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप देखोगे बहुत अच्छे सौदे होंगे वहाँ पे। इनफैक्ट अभी देश के अंदर हर जगह पे ऐसी नई सिटीज बन रही हैं, जी। जैसा आपने बोला, जहाँ पे अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना प्रेजेंट नहीं था, बट धीरे धीरे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम भी आ रहा है। करेक्ट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको अपना घर बदलना और इनमें से चूज करना, तो आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों? हाई राइज या विला या फार्म हाउस लिविंग? देखो अभी की एज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे को फार्म हाउस लिविंग पसंद में आती है और सबर्ब्स पसंद में आते हैं, क्योंकि फार्म हाउसेस सबर्ब्स में ही यूजुअली रहते हैं। बिल्कुल। तो अभी के हिसाब से बहुत अच्छी है। बट लेटर ऑन, आज से 20 साल बाद की बात करें, तब शायद मुझे मेडिकल फैसिलिटीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को सिटी लोकेशन सूट करेगी। तो वो सब चीज़ों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये एज और ये बड़ा ना पर्सनल सवाल है और इसके अंदर एक पर्टिकुलर जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मेरे लिए मैं आई लव फार्म हाउस लिविंग। मुझे गार्डनिंग वगैरह का बहुत शौक है, तो मैं मतलब अपना गार्डन, टेरेस गार्डन खुद मेंटेन करता हूँ, तो इसलिए आई वुड लव टू हैव अ फार्म हाउस। सिटी लाइफ लिविंग या फिर कंट्री साइड लिविंग? अभी के एज के हिसाब से कंट्री साइड लिविंग। प्लेन्स या बीचेस या माउंटेन्स? कहीं पे भी भेज दो, तीनों अच्छे हैं। बट लंबे अंतराल के रहने के लिए, लाइक नॉर्मल लिविंग के लिए? नॉर्मल लिविंग के लिए सिटी सबर्ब्स ही ठीक रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप हर एक चीज़ से बोर हो जाते हो। तो छुट्टियां मनाने के लिए बीचेस भी अच्छे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए माउंटेन्स भी अच्छे हैं। बट हाँ, सिटी लाइफ एक अपना काम के लिए भी ज़रूरी है। आपको कुछ तो करोगे, आप बिल्कुल ही रिटायर होके तो बैठ नहीं सकते। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मिस्टर गगन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उम्मीद करते हैं ऑडियंस को ये जानकारी बहुत ही पसंद आएगी और आने वाले समय में इनको लॉन्गर ड्यूरेशन में बहुत हेल्प करेगी। इससे हमारे को मेजरली 2 चीज़ों की जानकारी मिली, कैसे हम अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे हम अपने सपनों का घर बना सकते हैं, जिसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम आज से ही इन्वेस्ट करके एक सही समय आने पे अपना मनचाहा घर ले सकते हैं।